फिल्म के नैरेटिव स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने दीवार फिल्म का उदाहरण लिया था और दीवार फिल्म के उदाहरण को समझते हुए हमने फिल्म के नैरेटिव स्ट्रक्चर को समझने की एक शुरुआत की थी। आज हम उसी क्रम में दोबारा से वापस आ रहे हैं दीवार फिल्म की ओर। और ये आना इसलिए भी अनिवार्य हो गया है कि हमने अपने पिछले एपिसोड में जब छावा फिल्म का मूल्यांकन किया, उसके नैरेटिव स्ट्रक्चर के उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो प्रिसीजन होना चाहिए, जब हमने उसका मूल्यांकन किया तो उसकी लेंथ के अनुसार उसका पहला प्लॉट पॉइंट वन। नाउ व्हाट इज प्लॉट पॉइंट? प्लॉट पॉइंट इज अ टर्निंग पॉइंट। हम सब वाकिफ हैं टर्निंग पॉइंट से कि टर्निंग पॉइंट तो टर्निंग पॉइंट होता है, लेकिन प्लॉट पॉइंट एक इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। एक फिल्म के अंदर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है और जो पहला टर्निंग पॉइंट होता है, और ये इनएविटेबल भी होता है और अनएक्सपेक्टेड भी होता है। इसको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक अनएक्सपेक्टेडली सम इवेंट or some episode or a sequence of events take place which kind of push the film into another orbit altogether. वो जिस ऑर्बिट में चल रही थी, उस ऑर्बिट से एक अलग ही ऑर्बिट में जाती है। एक बहुत ही ऐसी एग्जाम्पल आ रही है कि सुन के आपको हंसी आ जाए शायद, लेकिन जैसे गुल्ली डंडा होता है ना, तो गुल्ली को हम मारते हैं डंडे से, वो उछलती है, और जब उछलती है तो उसपे हम मारते हैं स्ट्रोक और वो जाती है एक फ्लाइट पे। तो उस तरीके का ये प्लॉट पॉइंट होता है। द फिल्म गोज इनटू अ different height altogether due to this turning point. This is called plot point one. तो जो प्लॉट पॉइंट वन है छावा का, वो है जब मिर्जा मोहम्मद अकबर, जो औरंगजेब का बेटा है, वो अपने बाप के खिलाफ बगावत करने के लिए संभाजी से मिलने का प्रयास करता है और वो मिलता है। वो जो प्रसंग है वो उसका प्लॉट पॉइंट वन है। बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि उसी के अंदर वो भी सूचना देता है कि जो संभाजी की सौतेली माँ है, वो भी उनके खिलाफ में विद्रोह कर रही है, इसकी भी जानकारी आती है। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, ये बहुत बड़ा प्लॉट पॉइंट है फिल्म का, प्लॉट पॉइंट वन। एंड दिस शुड हैव अकर्ड एट द 40th मिनट ऑफ द फिल्म। ऐसा हमने उसकी एनालिसिस करते हुए कहा था। तो बहुत से लोगों को ये फीलिंग हो सकती है कि भैया ये आपने ऐसे कैसे कह दिया। तो मैं वापस आ रहा हूँ दीवार के स्ट्रक्चर के ऊपर। दीवार की टोटल लेंथ है 166 मिनट्स। 166 मिनट्स, 2 घंटा 46 मिनट की इसकी लेंथ है। और इस 166 मिनट्स की लेंथ के हिसाब से दीवार फिल्म का जो प्लॉट पॉइंट वन है, वो उसके 42nd मिनट पर आना चाहिए। और ये मेरे सामने पूरी उसकी कुंडली है दीवार पिक्चर की, और दीवार पिक्चर के 42nd मिनट पर जो प्लॉट पॉइंट वन है, उसकी शुरुआत हो जाती है। अमिताभ बच्चन, जो विजय का पात्र अभिनीत कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि अगले सप्ताह एक और कुली हफ्ता नहीं देगा। और यहाँ से वो ड्रामा चालू होता है कि वेयर हाउस फाइट के अंदर जाता है, और वहां से जब निकल के आता है विजय, ही इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। ही इज बीइंग सॉट बाय द डावर्स पीपल बिकॉज ही हैज हिट द गैंग ऑफ सावंत। और सावंत और डावर के गैंग में एक राइवलरी है, और उसकी वजह से उनको लगता है कि हमको एक बहुत बेहतरीन आदमी मिल गया सावंत से लड़ने के लिए। तो यहाँ से फिल्म का जो दूसरा सेगमेंट होता है, ये हमने समझने का प्रयास किया था इस लाइन के द्वारा कि
ये फिल्म यहाँ से शुरू हुई और यहाँ जाके खत्म हुई। यहाँ पे 000 मिनट है और यहाँ पे जाके ये दीवार पिक्चर है 166 मिनट्स पे ये जाके खत्म हो रही है। बीच में इसका इंटरवल है। ये जो आप कलर्ड पोर्शन देख रहे हो, दैट इज दिस एक्ट टू, विच इज कॉल्ड द कॉन्फ्रंटेशन। ये एक्ट टू को बोला जाता है कॉन्फ्रंटेशन, और एक्ट वन है सेटअप, एक्ट थ्री है रेजोल्यूशन, और दो एक्ट के बीच में एक प्लॉट पॉइंट होता है, मेजर प्लॉट पॉइंट। इसको बोले, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी टर्निंग पॉइंट, दिस इज अ वेरी मेजर टर्निंग पॉइंट। प्लॉट पॉइंट वन occurs at almost one fourth the length of the picture, and the plot point 2 occurs approximately one fourth of the length before the climax, the end of the picture. So this is the linear diagram of the picture, and दीवार picture का जो प्लॉट पॉइंट वन है वो एग्जैक्टली 42nd मिनट पे होता है, और यही कैलकुलेशन बिना देखे कि क्या होता है पिक्चर में क्या नहीं होता, ये कैल 124th मिनट पे इसका प्लॉट पॉइंट टू आना चाहिए, और 124th मिनट पे यानी कि 2 घंटे 4 मिनट पे क्या होता है दीवार में। दीवार में 2 घंटे 4 मिनट में क्या होता है कि एक ट्रेन आके रुकती है और उसकी सफाई करने के लिए कर्मचारी आता है, और एक बंदा लगता है कि सोया हुआ है, उसको बोलता है भैया इसके आगे ट्रेन नहीं जाएगी, उठ जा। और उसको जो हिलाता है तो आदमी टपक जाता है, गिर जाता है, मर जाता है, वो मरा हुआ होता है। और एक लावारिस लाश मिलती है, शशि कपूर जो पुलिस ऑफिसर है उसको रिपोर्ट होती है कि एक लावारिस लाश है, पता नहीं ऐसी लावारिस लाशें कितनी मिलती होंगी, लेकिन उसके साथ जो फोटो मिली तो वो बोलता है कि ये लाश लावारिस नहीं है, क्योंकि ये वही तस्वीर होती है जहां से कि पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। यानी कि जहां से पूरी कहानी की शुरुआत हुई वो 2 घंटा 4 मिनट यानी कि एग्जैक्टली 124th मिनट पे घटित हो रहा है। तो दीवार कोई अकारण ही नहीं है कि इतनी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, बिकॉज उसका जो जो टेम्पोरल स्ट्रक्चर है, अब ये इत्तेफाक से हुआ है क्योंकि जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं वो इंट्यूटिवली काम करते हैं, और इस वक्त विज्ञान भी इस स्तर पे पहुंच चुका है कि what we do intuitively is can be far more accurate what we do calculatively. So intuition is a high form of intelligence, and keeping that in mind we can acknowledge ki whether they have done it intuitively, hats off to them, they have done it very accurately. Similar accuracy can be seen in Sholay also. So therefore we would like to believe कि जो फिल्म का जो टेम्पोरल स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर हमको सिमेट्री लेके आनी है तो इस प्रकार से हमको नैरेटिव स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा कॉन्फ्रंटेशन के अंदर। तो कॉन्फ्रंटेशन के जब सेगमेंट आएगा उसमें तो ड्रामा हाइटेंड हो चुका होगा, कॉन्फ्लिक्ट फोरग्राउंड पे आ चुकी होगी। तो आइए, हम सब ये समझ चुके हैं दीवार का प्लॉट पॉइंट वन और प्लॉट पॉइंट टू को समझने के बाद हम अब समझने का कोशिश करते हैं नैरेटिव स्ट्रक्चर को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। कोई भी फिल्म होती है जिसको हम बनाते हैं उसकी शुरुआत एक सब्जेक्ट से होती है, एक विषय से होती है। तो दीवार फिल्म का क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या विषय है? दीवार जो फिल्म है ये किस विषय के ऊपर अनुसंधान कर रही है, किस विषय इसका विषय क्या है? तो मैं अगर बताऊं आपको कि इसका विषय है सोशल इनइक्वालिटी, जो समाज के अंदर जो विषमता है कि एक अमीर है एक गरीब है, सोशल जस्टिस, वी कैन से सोशल जस्टिस इज द सब्जेक्ट ऑफ दीवार। और उस सब्जेक्ट को नरेट किया गया है एक प्लॉट। व्हाट इज द प्लॉट? द प्लॉट इज कि उस माँ का क्या हाल होगा
जिस माँ का एक बेटा तो पुलिस ऑफिसर हो और दूसरा बेटा अपराधी हो, उस माँ का क्या हाल होगा। ये इसका प्लॉट है। दिस इज दिस द प्लॉट इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट। एंड देन व्हाट इज द प्रमाइज। इस फिल्म की प्रमाइज क्या है, ये फिल्म क्या कहना चाहती है। ये फिल्म कह रही है, और फिल्म जो भी कहना चाहती है, जो भी फिल्म की प्लॉट प्रमाइज होती है, वो ऐसी होती है कि वो एक विजडम होती है जो समाज ने, संस्कृति ने सदियों सदियों, सहस्राब्दियों, जो अनुभव से जो विजडम प्राप्त होती है समाज को, संस्कृति को, उसको जो अभिव्यक्त करती हुई कहावतें होती हैं, लोकोक्तियां होती हैं, सेइंग्स होती हैं, या जो जैसे श्लोक है। अब इसका ये अपने आप में प्रमाइज है। कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संज्ञोत कर्मणि। आपको अपने निर्धारित कर्म, आपके निर्धारित कर्म से क्या तात्पर्य है, जो आपका कर्तव्य है। इसमें कर्तव्य को क्या सिंबलाइज करता है, हमने समझा कि सिनेमा इज अ विजुअल मीडियम, तो कर्तव्य को यूनिफॉर्म से ज्यादा और कोई सिंबलाइज नहीं करता। तो जो रवि वर्मा का कैरेक्टर है पुलिस ऑफिसर का, उसको अपने कर्म, अपने कर्तव्य का पालन करने का अधिकार है, परंतु अपने कर्मों के फल का अधिकारी नहीं है। मेरे को ये कर्तव्य करना है, लेकिन इसका परिणाम सुखद होगा या दुखद होगा, वो डिसाइड करने का मेरे पास अधिकार नहीं है। कभी भी स्वयं को अपने कर्मों के फल का कारण मत मानो, और ना ही अकर्म में आसक्त हो। इसका कहीं ये परिणाम ना निकले कि आप कर्म करना ही छोड़ दो। ये इस फिल्म का जो है वो प्लॉट प्रमाइज है। and this is expressed very beautifully in this picture, and because it is expressed very beautifully, that is why. And the fourth thing is a theme। मतलब चार चीजें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्लॉट, एक होता है प्रमाइज, और चौथा होता है थीम। थीम क्या होता है? थीम जब हम अपनी फिल्म की प्रमाइज को, यानी कि जो भी फिल्म संदेश दे रही है, सटली दे रही है, ओवर्टली दे रही है, कवर्डली दे रही है, जैसे भी दे रही है, जो हमारी फिल्म जिस प्रमाइस पर आधारित है, वो सेरेब्रल है, यानी कि वो शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। कर्मण्यवाधिका रस्ते महाफलेषु कदाचन। लेकिन इसी को जब हम इमोशन के लेवल पे एक्सप्रेस करेंगे, तो इमोशन के लेवल पे कैसे एक्सप्रेस होगी? म्यूजिकली एक्सप्रेस होगी। थीम जो है, थीमेटिकली इस पिक्चर की जो थीम है, वो जो विजय करेक्टर है, उसके साथ में जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा, और जब वो करेक्टर अपने अंत पर पहुंचेगा, उसी शिव जी के मंदिर में जहां पर वो आने से मना कर रहा था, जब उसका उन्हीं शिव भगवान के चरणों में अपनी माँ की गोद में अंत होगा, तो जब जो वो थीम उस टाइम चल रही होगी, दैट इज द थीम ऑफ द पिक्चर। थीम म्यूजिकली सिनेमा में एक्सप्रेस की जा सकती है, लेकिन थीम को हम समझ सकते हैं कि जब हम अपनी प्रमाइज को इमोशनली एक्सप्रेस करते हैं। प्रमाइज बौद्धिक है, लेकिन जो थीम है वो इमोशनल है। तो इस प्रकार से चार चीजों को टटोलते हुए हम अपने स्क्रीन प्ले तक पहुंचते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, और इस तरीके से ये दीवार फिल्म की शुरुआत हुई होगी। हालांकि इस फिल्म को शुरू करने में इन दोनों महारथियों को, सलीम और जावेद साहब को, मदर इंडिया और गंगा जमुना का भी बहुत ज़्यादा उनको मार्गदर्शन मिला है, और दोनों को संयोग करके, और दोनों गांव की कहानी है, ग्रामीण पृष्ठभूमि की कहानी को अर्बन पृष्ठभूमि में लाकर उन्होंने दीवार फिल्म का की रचना की है। और हम फिर आएंगे, क्योंकि ये विषय समाप्त इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। अभी हम समझेंगे करेक्टराइजेशन को। तो इसीलिए देखते रहिए सिनेमाया।